बर्ट्रैंड रसेल ने अपने तार्किक परमाणुवाद के अंतर्गत भाषा को विश्व का दर्पण कहा। रसेल का तार्किक परमाणुवाद दो शब्दों तार्किक तथा परमाणु से मिलकर बना है। यहाँ तार्किक लॉजिकल शब्द उनकी ज्ञान मीमांसा को सूचित करता है, जिसके अंतर्गत रसेल ने भाषा को इकाई, परमाणविक प्रतिज्ञप्तियां एटॉमिक प्रोपोजिशन को वर्णित किया। यहाँ परमाणु एटॉमिक शब्द तात्विक है, जो उनकी तत्व मीमांसा को सूचित करता है, जिसके अंतर्गत रसेल ने जगत की संरचना को सूचित किया। तार्किक परमाणुवाद के अनुसार दुनिया अंतिम तार्किक तथ्यों या परमाणुओं से बनी है, जिन्हें और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को अन्य तथ्यों से स्वतंत्र रूप से समझा जा सकता है। रसेल ने बताया कि इंद्रियानुभव के द्वारा हमें जो तात्कालिक अनुभूतियां प्राप्त होती है, वे सरल, अविभाज्य तथा ठीक उन तार्किक परमाणुओं के समान होती हैं जिन्हें जटिल तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के द्वारा प्राप्त किया गया है। तात्कालिक अनुभूतियों के समान ही ये तार्किक परमाणु भी सरल तथा अविभाज्य होते हैं। जिस प्रकार तत्कालिक अनुभूतियां विश्व की इकाई हैं, ठीक उसी प्रकार तार्किक परमाणु भाषा की इकाई हैं। अतः भाषा विश्व का दर्पण है। भाषा से तात्पर्य साधारण भाषा से नहीं है, क्योंकि रसेल की मान्यता थी कि साधारण भाषा दोषपूर्ण, अपर्याप्त तथा भ्रामक होती है। रसेल के अनुसार वही भाषा सार्थक भाषा हो सकती है जो जगत की संरचना को पूर्णतया व्यक्त करे। इसी सार्थक भाषा की इकाई को, जिसे उन्होंने साधारण भाषा के तार्किक विश्लेषण द्वारा प्राप्त किया था, विश्व का दर्पण कहा। वियना सर्कल के कुछ दार्शनिक जैसे रूडोल्फ कार्नेप भी तार्किक परमाणुवाद से प्रभावित थे। ओर्नस्ट्रियाई मूल के शिष्य और सहयोगी लुडविग विटगेनस्टाइन के शुरुआती कार्यों ने तार्किक परमाणुवाद के इस संस्करण का बचाव देते हुए अर्थ का चित्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। विटगेनस्टाइन का चित्र सिद्धांत, पिक्चर थ्योरी, तार्किक प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के समान है, जो कहता है कि सभी सार्थक कथन या तो तार्किक रूप से सत्य हैं या फिर वे अनुभवजन्य तथ्यों पर आधारित हैं। विटगेनस्टाइन का चित्र सिद्धांत एक भाषा दर्शन है, जो कहता है कि तर्क वाक्य या कथन दुनिया में मामलों की स्थिति के चित्र के रूप में काम करते हैं। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि सार्थक भाषा का संबंध वास्तविकता के साथ होना चाहिए, और यह कि एक वाक्य तभी सार्थक होता है जब वह किसी स्थिति का प्रतिनिधित्व कर सके। विटगेनस्टीन के अनुसार सत्ता के बारे में जो कहा जा सकता है, वह सब विज्ञानों में कहा जाता है। अतः सत्ता का क्षेत्र विज्ञान का है, दर्शन का नहीं। इसके साथ ही विटगेनस्टीन ने दर्शन का कार्य निश्चित किया तथा कहा कि दर्शन का कार्य तार्किक विश्लेषण करना है। किसका तार्किक विश्लेषण? विटगेनस्टीन ने बताया कि विज्ञानों में सत्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसका तार्किक विश्लेषण करना दर्शन का कार्य है। इसके साथ ही दर्शन का यह कार्य भी है कि यदि विज्ञानों में अपनी सीमा के बाहर जाकर यदि सत्ता के बारे में कुछ कहा गया है, तो दर्शन यह स्पष्ट कर दे कि इन बातों का कोई अर्थ बोध नहीं है। तर्कवाक्य दुनिया की एक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके घटक तत्व वस्तुओं या गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि एक वाक्य का अर्थ उसकी तार्किक संरचना से निर्धारित होता है। एक वाक्य तभी सार्थक होता है जब उसकी संरचना दुनिया की स्थिति की संरचना से मेल खाती हो। चित्र सिद्धांत यह भी कहता है कि एक वाक्य की सच्चाई या असत्यता उस स्थिति के अनुरूप है जिसे वह दर्शाता है। यदि वाक्य सत्य है तो दुनिया में स्थिति वाक्य द्वारा दर्शाए गए स्थिति से मेल खानी चाहिए। चित्र सिद्धांत यह भी कहता है कि भाषा दुनिया के सभी पहलुओं को व्यक्त नहीं कर सकती। कुछ चीजें हैं जिन्हें भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता और उन्हें केवल दिखाया जा सकता है। दार्शनिक समस्याओं का समाधान विटगेनस्टीन ने अपने अर्थ का चित्र सिद्धांत में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था तथा बताया कि चूंकि भाषा सत्ता का चित्र है, इसलिए हम भाषा के द्वारा जगत का वर्णन करने और वाक्यों के अर्थ को जानने में सफल हो जाते हैं। यह भाषा से तात्पर्य उन प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों से है जो तथ्यों को सूचित करती हैं। तथ्य से विटगेनस्टीन का आशय विभिन्न विषयों के बीच एक विशिष्ट प्रकार के संबंध अर्थात वस्तु स्थिति से है। अतः प्रत्येक प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति वस्तु स्थिति को सूचित करती है। जैसे आकाश नीला है एक वाक्य है जो दुनिया की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। वाक्य में आकाश और नीला घटक तत्व हैं जो क्रमशः आकाश और उसके रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आकाश नीला है तो वाक्य आकाश नीला है सत्य है। यदि आकाश नीला नहीं है तो वाक्य असत्य है।
चित्र सिद्धांत यह भी कहता है कि भाषा की सीमाएं हैं। कुछ चीजें हैं जिन्हें भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता और उन्हें केवल अनुभव या ज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है। टैक्टेटस की भूमिका में विटगेन्स्टाइन ने पुस्तक के लक्ष्य एवं अभिप्राय को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। जो कुछ भी कहा जा सकता है स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है तथा जिसके विषय में नहीं कहा जा सकता हमें मौन रहना चाहिए। विटगेन्स्टाइन ने भाषा की सीमा का निर्धारण किया है तथा कहा है कि जो कुछ भी इस सीमा का अतिक्रमण करता है वह निरर्थक है। अतः टैक्टेटस में यही प्रदर्शित किया गया है कि जगत के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है। विटगेन्स्टाइन ने बाद में अपने दर्शन में चित्र सिद्धांत से काफी दूरी बना ली और भाषा खेल के सिद्धांत लैंग्वेज गेम थ्योरी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। विटगेन्स्टाइन का नाम दार्शनिक चर्चा में अत्यधिक सम्मानित रहा है और इनके दार्शनिक विकास के दो प्रमुख चरण हैं। प्रारंभिक विटगेन्स्टाइन ट्रैक्टाटस लॉजिको फिलोसॉफिकस और बाद के विटगेन्स्टाइन फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस, जिनमें से प्रत्येक चरण का अपना अद्वितीय दृष्टिकोण और भाषा के प्रति समझ है। प्रारंभिक विटगेन्स्टाइन का उत्कृष्ट कार्य ट्रैक्टाटस लॉजिको फिलोसॉफिकस है, जिसमें उन्होंने भाषा की तार्किक संरचना और वास्तविकता के बीच संबंध पर गहन ध्यान दिया। उनका उद्देश्य तार्किक विश्लेषण के माध्यम से दार्शनिक समस्याओं को सुलझाना और भाषा को एक स्पष्ट और कठोर प्रणाली में व्यवस्थित करना था। प्रारंभिक विटगेन्स्टाइन ने चित्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो यह बताता है कि भाषा वास्तविकता का चित्रण करती है और दार्शनिक समस्याएं भाषा के तार्किक रूप के बारे में स्पष्टता की कमी से उत्पन्न होती हैं। विश्व तथ्यों की समग्रता है, वस्तुओं की नहीं। इसके अनुसार प्रोपोजिशंस तर्क वाक्य वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्यादातर इस विचार के द्वारा कि भाषा का तंत्र बाहरी दुनिया के चित्र की तरह है। विटगेन्स्टाइन का मानना था कि भाषा वास्तविकता के तार्किक रूप को साझा करती है, न कि वास्तविकता को। इसलिए एक प्रस्ताव वास्तविकता की एक तार्किक तस्वीर है, क्योंकि यह एक छवि को व्यक्त करता है, न कि वास्तविकता को। इसलिए विचार का कार्य हमें चीजों को चित्रित करने की अनुमति देना है। बकवास की अवधारणा ने उन कथनों की पहचान की जो तथ्यों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। उनकी दृष्टि गोटलोब फ्रेगे और बर्ट्रैंड रसेल जैसे विचारकों से प्रभावित थी, जिन्होंने भी भाषा की तार्किक संरचना पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ प्रमुख लक्ष्य है भाषा और विश्व के साथ उसके संबंध की स्पष्ट और गहन समझ स्थापित करना, जिससे दार्शनिक समस्याओं का समाधान हो सके। बाद में विटगेन्स्टाइन, जो अपने काम फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस से जाने जाते हैं, ने जीवन के रोजमर्रा के पहलुओं में भाषा के प्रचलित उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार दार्शनिक समस्याएं अक्सर भाषा के संदर्भ में गलतफहमी से उत्पन्न होती हैं। अर्थ इस बात से प्राप्त होता है कि शब्दों का विशिष्ट संदर्भों में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, न कि किसी निश्चित तार्किक संरचना से। वे भाषा खेल की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जो विभिन्न संदर्भों में भाषा के उपयोग के विविध तरीकों को दर्शाती है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से उन्होंने भाषाई व्याख्यान के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। शब्दों का अर्थ विशिष्ट भाषा खेलों या गतिविधियों में उनके उपयोग से जुड़ा हुआ है और दार्शनिक मुद्दे अक्सर भाषाई भ्रम से उत्पन्न होते हैं। भाषा का अर्थ होने के लिए उसे सार्वजनिक और साझा होना चाहिए। विटगेन्स्टाइन ने भाषा को समझने में संदर्भ के महत्व पर जोर दिया। शब्द अलग अलग प्रतीक नहीं होते, बल्कि उनका अर्थ उस विशिष्ट स्थिति, गतिविधि और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्राप्त होता है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। उन्होंने दर्शनशास्त्र को भाषा के माध्यम से हमारी बुद्धि को मोहित करने के विरुद्ध एक लड़ाई के रूप में वर्णित किया। उनका उद्देश्य दार्शनिक समस्याओं को स्पष्ट करना था तथा अक्सर उनमें निहित भाषाई भ्रम को उजागर करना था। परिवर्तन के इस चरण में विटगेन्स्टाइन ने तार्किक विश्लेषण के बजाय अधिक अवलोकनात्मक और वर्णनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने तर्क किया कि भाषा का वास्तविक उपयोग यह समझने में है कि यह कैसे कार्य करती है, न कि केवल उसके पीछे के तार्किक तर्क पर। इस परिवर्तन ने हमें यह समझने की अनुमति दी कि भाषा स्थैतिक नहीं है, बल्कि यह समाज और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के साथ निरंतर विकसित होती है। उन्होंने एक आदर्श भाषा या निजी भाषा के विचार को अस्वीकार कर दिया जो वास्तविकता का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सके, तथा तर्क दिया कि ऐसी भाषा मानवीय अनुभव की जटिलताओं को पूरी तरह से व्यक्त करने में असमर्थ होगी।
विटगेनस्टाइन ने अपने पहले रहस्यवाद में सुझाव दिया है कि नैतिकता और ईश्वर अंततः उस सीमा से परे हैं जिसके बारे में भाषा समझदारी से बात कर सकती है। इसलिए वे चुपचाप प्रमाणित मामले बने हुए हैं। हमें समझदारी से भाषा और तर्क की समस्याओं से परे बढ़ना चाहिए। इस द्वितीय चरण में विटगेनस्टाइन के दर्शन का लक्ष्य है भाषा का सार्वभौमिक सिद्धांत थोपने के बजाय भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसे स्पष्ट करके दार्शनिक समस्याओं का समाधान करना। लेटर विटगेनस्टाइन के दर्शन की विशेषता यह है कि यह भाषा के व्यावहारिक प्रासंगिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है तथा भाषाई गलतफहमियों से उत्पन्न दार्शनिक समस्याओं की आलोचना करता है और शब्दों के अमूर्त निश्चित अर्थ की खोज करता है। इस प्रकार विटगेनस्टाइन ने अपने प्रारंभिक कार्य में निजी भाषा की अवधारणा प्रस्तुत की थी, लेकिन अपने बाद के दर्शन में उन्होंने इसकी संभावना को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि सभी भाषाएं साझा करने योग्य होनी चाहिए और सार्वजनिक उपयोग में निहित होनी चाहिए। प्रारंभिक विटगेनस्टाइन इस बात से चिंतित था कि भाषा वास्तविकता को कैसे चित्रित करती है या नहीं करती है। लेटर विटगेनस्टाइन इस बात से चिंतित है कि लोग दुनिया में भाषा का उपयोग कैसे करते हैं। अपनी दृष्टिकोण में अंतर को स्पष्ट करते हुए प्रारंभिक विटगेनस्टाइन ने विभिन्न प्रस्तावों और उनके तार्किक संबंधों के विश्लेषण को प्राथमिकता दी, जबकि बाद के विटगेनस्टाइन ने भाषा की उपयोगिता और रोजमर्रा की जीवन में उसकी भूमिका पर जोर दिया। यह अंतर हमें यह बताता है कि दार्शनिक चिंतन में भाषा का अध्ययन केवल उसके फॉर्म और संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रासंगिकता का भी ध्यान रखना आवश्यक है।